दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे सीटेट दिसंबर 2024, यूपी टेट, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, सक्षमता परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। जीएस के अंतर्गत भी सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बेहद इम्पॉर्टेंट है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सा ऐसा रंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है। तो वह रंग होता है लाल रंग में। कौन सा है? लाल रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके बाद ऐसा कौन सा रंग हो जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है, आप लोग याद रखिएगा, बैंगनी रंग होता है। कौन होता है? बैंगनी रंग। एक ये दूसरे नंबर पर रंग आता है बैंगनी रंग, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है। समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे पूछा जाए किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्योंकि पौधे सुपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। और मनुष्य जो होता है, पशु पक्षी जंतु होते हैं, ये सब परपोषी हैं। मतलब हम सब जो हैं पेड़ पौधे पे डिपेंड हैं। तो पौधे किस पर है? पौधे स्वयं पे हैं। समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण है कि उत्सर्जन है कि वाष्पन है कि इनमें से कोई नहीं। तो पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो याद रखिएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं अपना। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जो कि स्वयं के भोजन बनाने में बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल है कि कौन सी धातु, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पहला है ब्रोमीन, दूसरा है पारा, तीसरा है सोडियम और चौथा है पोटेशियम। तो बताइएगा कौन सी ऐसी धातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर पूछा जाए, धातु पूछी जाए तो पारा है, और अधातु पूछी जाए तो ब्रोमीन है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको भी याद रखिएगा।
सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सोने का प्रतीक है गोल्ड, जो गोल्ड नहीं होता आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, गोल्ड जिससे गहना बनाया जाता है, उसका सिंबल पूछ रहा है क्या होना चाहिए। पहला है AU, दूसरा है AG, तीसरा है Na, चौथा है K। अगर पूछा है के किसका सिंबल होता है तो आप लोग याद रखिएगा पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का होता है के। अगर पूछा जाए Na किसका होता है, Na होता है सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का Na होता है। अगर Ag पूछा जाए किसका होता है तो Ag आप लोग याद रखिएगा चांदी या सिल्वर का होता है, सिल्वर या चांदी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। और सोना का प्रतीक होता है आप लोग याद रखिएगा AU होता है। क्या होता है? AU। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगर कंटेंट दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, लगे रहिएगा, अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। पहला है लोहा, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है सोडियम और चौथा है जिंक। तो बताइएगा आप लोग बॉक्साइट किसका अयस्क है, लोहे का, एल्युमिनियम का, कि सोडियम का, कि जिंक का। तो आप लोग याद रखिएगा बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। कई बार सवाल पूछा गया है। इसका प्रतीक होता है Al। बॉक्साइट किसका प्रतीक अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है, सभी को दे सकता है। O है कि AB है कि A है कि B है। देखिए ऐसा कौन समूह है जो सर्वाग्राही होता है, तो आप लोग याद रखिएगा सर्वदाता होता है O क्या होता है? सर्वदाता। और सर्वाग्राही होता है, क्योंकि देने वाले दो लोग हैं, लेने वाले दो लोग हैं। सर्वाग्राही कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा, सर्वाग्राही। अगर पूछा जाए रक्त समूह की खोज किसने की थी तो कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर रक्त समूह की खोज किया था। रक्त समूह को 4 भागों में बांटा था, AB और O हो जाएगा सर्वदाता, जबकि AB हो जाएगा सर्वग्राही हो जाएगा। कार्ल लैंड स्टीनर जो है इसके रक्त समूह की खोज किया था। अगर पूछा जाए कि जो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है तो आप लोग याद रखिएगा रक्त का जो लाल रंग होता है, रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चनों पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किसका आवेश ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक ऐसा लिखा जाता है आप लोग, ऋणात्मक होता है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है तो आप लोग याद रखिएगा ईंट पर नाच। एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था।
जे टॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। अगर प्रोटॉन की खोज किया करेगा तो रदरफोर्ड आप लोग याद रखिएगा, रदरफोर्ड। अगर न्यूट्रॉन की खोज पूछेगा तो चैडविक का नाम आप लोग याद रखिएगा। चा माने होते चैडविक। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। ईंट पर नाच, समझ में आ गया। अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है तो E- होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। E कैसा होता है? माइनस का। अगर पूछा जाए प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है तो P+ होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए 0 लगा देते हैं, N पर 0। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। इसलिए जो एक नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, P और N, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आवेश ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, जबकि नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन है बैंगनी रंग, दूसरा है पीला, तीसरा है लाल, चौथा है नीला। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। समझ में आ गया? कैसी होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। चूँकि तरंगदैर्घ्य इसकी सर्वाधिक होती है, इसलिए खतरे के जो सिग्नल होते हैं लाल बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? खतरे के सिग्नल लाल होते हैं। इसलिए अगर पूछ किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्योंकि तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक है लाल की, तो इसलिए जो है चाल सबसे कम लाल की हो जाएगी। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसकी चाल कम, चाल कम। बैंगनी की तरंगदैर्घ्य कम, इसकी चाल ज़्यादा। समझ में आ गया? नहीं आया? तो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक किसकी होगी? लाल की। क्योंकि तरंगदैर्घ्य लाल की ज़्यादा है तो इसकी चाल कम हो जाएगी। बैंगनी की तरंगदैर्घ्य कम होती, इसकी चाल ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जामिनर से सवाल यहाँ से बनाया है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। छोटी आंत से शुरू होगा कि मुख से शुरू होगा कि पेट से शुरू होगा कि इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को कि जो भोजन का पाचन है वो मुख से स्टार्ट होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहला है एटीपी, दूसरा है एडीपी, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है राइबोसोम। देखिएगा, पहली बात, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन
एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एडीपी का क्या होता है? एडिनोसिन डाई फास्फेट। ये दोनों के जो है फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एटीपी का एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एडीपी का होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इनमें से कौन है ऑप्शन? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर कहा पूछा जाए कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, बहुत बड़ा सवाल बना है इससे। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग इसका नाम राइबोसोम याद रखिएगा। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला है त्वचा, दूसरा है लीवर या यकृत, तीसरा है किडनी या गुर्दा। किडनी को क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। और चौथा है आमाशय। बताइएगा आप लोग कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का पूछा जाए तो लीवर है। यही जो है पूरे शरीर का सिस्टम जो है, इसी को हम लोग कहेंगे, पूरा शरीर का जो सारा सिस्टम है वो लीवर पर डिपेंड है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। यही जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला है त्वचा, दूसरा है लीवर, तीसरा है किडनी, चौथा है आमाशय। बताइएगा आप लोग कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब, ऑप्शन नंबर इसका पहला त्वचा जो हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला त्वचा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, जरूर देखिएगा कि पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का है या समय का है कि प्रकाश की चमक का है कि चुंबकीय बल का है? बताइएगा आप लोग। पारसेक जो होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। किसका है? दूरी का। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक दूरी का होता है कौन? पारसेक। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। याद रखिएगा, सवाल काफ़ी बार से बना है। अगले सब क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला है एक्सरे की खोज किसने की थी?
पहला ऑप्शन है बेकुबर ने, दूसरा है रॉजन ने, तीसरा मैरी क्यूरी ने, चौथा है वानलू ने। एक्सरे की खोज बताइएगा किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। रॉजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है रक्तदाब या कहेंगे बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? टेकोमीटर है कि स्फेग्नोमैनोमीटर है कि एक्टीमीटर है कि बैरोमीटर है? देखिए, बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? रक्तदाब, बीपी। कितना हो जाना चाहिए सामान्य मनुष्य के शरीर में? 120/80 mm/HG होता है। यूनिट भी याद रखिएगा इसकी। तो रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट कि 750 कि 746 कि 748? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? ये सवाल इस सेशन का अंतिम सवाल होगा कि बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, कि द्रव्यमान एवं त्वरण का, कि भार और वेग का, कि भार और त्वरण का? तो आप लोग याद रखिएगा, फादर इक्वल टू माँ होता है। फादर इक्वल टू माँ। एफ का मतलब होता है बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, या कहें या इसी का एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फादर इक्वल टू माँ। एम का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। गुना में ए का मतलब होता है त्वरण। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को उसका बल कहते हैं, उस वस्तु का बल कहते हैं। तो बल हो जाएगा, बल किसको किसको कहेंगे? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं और त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। बल एक कैसी राशि है? तो आप लोग याद रखिएगा, बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि से। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। फादर इक्वल टू, सदिश का वेक्टर का साइन लगा देते हैं, फादर इक्वल टू माँ। एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? ये देखिए, छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा ही मंजिल को मिलती है। हम भी छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा आज बिहार में जो है शिक्षक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। बीपीएससी TRE-1 नवंबर महीने में चयनित शिक्षक हूँ, जो भी काफ़ी दिनों तक लंबे समय से संघर्ष करता रहा, तब जाके सफलता मिली। इसलिए आप लोग बेचैन मत होइए, पेशेंस रखिए, तैयारी को मजबूत करते रहिए और मंजिल आपको मिलना तय है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, देखना ना भूलिए। जोश और उमंग के साथ फिर हम मिलेंगे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, कंपटीशन को मजबूत करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।